इंस्पेक्टर रिया वर्मा आज अपने घर पर तैयार हुई तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रिया पिछले कई दिनों से एक गुमशुदगी के केस में उलझी हुई थी, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि केस में जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। दरअसल लगभग 10 दिन पहले बेंगलोर में एक बड़ी फाइनेंस कंसल्टेंसी में काम करने वाले सीनियर एनालिस्ट सौरभ मेहता गायब हो गए थे। सौरभ गायब होने से कुछ दिन पहले बहुत ही अजीब व्यवहार करने लगा था। सौरभ के घरवालों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। रिपोर्ट लिखवाते वक्त उसके पिता और बहन पुलिस स्टेशन में रो रहे थे, लेकिन एक बात उन्हें भी अजीब लग रही थी। सौरभ गायब होने के कुछ दिन पहले से ही घंटों फ़ोन पर किसी से बात किया करता था। शाम हो चुकी थी और बेंगलोर की सड़कें बारिश से भीगने लगी थीं, पर रिया को कुछ तो करना ही था। उसे सब गलत लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अब सौरभ को नहीं ढूंढा तो शायद नहीं ढूंढ पाएगी। रिया ने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना और सिविल कपड़ों के साथ एक ब्लैक जैकेट पहन लिया। अपने साथ एक छाता रखा और उसके बाद निकल पड़ी। बारिश का मौसम था और इतनी तूफानी बारिश के बारे में उसने सोचा नहीं था। आज सड़कें पानी से भरने लगी थीं। उसने घर में ताला लगाया और फ़ोन की ओर देखा। माँ ने सुबह से 3 बार कॉल किया था, लेकिन रिया के पास उठाने और बात करने का वक्त नहीं था। वो जैसे ही अपनी गाड़ी के पास जाने लगी, उसने देखा कि गाड़ी का टायर पंचर था। इतनी बारिश में कोई इसे ठीक करने भी नहीं आएगा। रिया ने अपने घर के बाहर इंतजार किया और आखिर एक ऑटो वाला उसे मिल ही गया। उसने सौरभ के घर का पता बताया और निकल पड़ी। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। ऑटो वाले ने कहा, मैडम, मैं और आगे नहीं जा पाऊंगा, आप चाहो तो यहां उतर जाओ। रिया ने ऑटो वाले को पुलिस आईडी दिखाया और फिर वहीं बैठी रही। किसी तरह से ऑटो वाले ने सही जगह पहुंचा तो दिया, लेकिन उसने कह दिया कि वो इंतजार नहीं करेगा और वो घर जा रहा है। रिया के सिर पर इस केस को पूरा करने का जुनून सवार था। उसे ऊपर से ऑर्डर भी आ चुके थे कि इस केस पर ज्यादा ध्यान ना दे, जिनकी वजह से उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। रिया ने सौरभ के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से सौरभ की बहन तन्वी बाहर आई। आंखें शायद रो रोकर सूज गई थीं। रिया ने अंदर जाते ही तन्वी से कहा कि उसे सौरभ का कमरा देखना है। तन्वी थोड़ा परेशान थी, लेकिन उसने अनुमति दे दी। रिया सिविल ड्रेस में थी और हाई कमांड से ऑर्डर भी आया था, इसलिए रिया को जल्दी ही कुछ करना था, वरना इस केस को बिना सॉल्व किए ही बंद कर दिया जाता। रिया एक बार फिर से सौरभ के कमरे के अंदर गई। पहली बार में तो कुछ खास मिला नहीं था, लेकिन इस बार तो आलम कुछ और ही था। सौरभ का कमरा ऐसा था जैसे किसी ने प्रोफेशनली सफाई करवाई हो। रिया ने तन्वी पर गुस्सा करते हुए कहा, आपसे कहा था इस कमरे को ऐसे ही रखना, फिर आपने क्यों इसे छेड़ा? इतना साफ कैसे? तन्वी खुद सकते में थी। दरअसल ये कमरा तो पिछले 10 दिन से बंद ही है। ये ऐसे कैसे साफ हुआ नहीं पता। आपके सामने मैंने इसका ताला खोला। ये सुनकर रिया समझ गई कि मामला बहुत ही मुश्किल है। साफ किए गए कमरे में अब वो क्या ही ढूंढे। उसने तन्वी से पूछा कि सौरभ कमरे के अलावा घर में और कहाँ सबसे ज्यादा समय बिताता था। तन्वी थोड़ा सकपकाई और फिर उसने कहा, सौरभ ने पास ही के घर में एक कमरा किराए पर ले रखा था। इसके बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता था। जब सौरभ गायब हुआ मैं वहां गई भी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रिया ने तन्वी का साथ लिया और फौरन उस जगह पहुंची। मकान मालिक ने दरवाजा खोलकर चिल्लाया तो रिया ने पुलिस का बैज दिखाकर मकान मालिक को साइड में किया और अंदर गई। वहां सब कुछ ऐसा ही था मानो सौरभ अभी ही वहां से निकला है। रिया ने फिर तन्वी से पूछा कि इसके बारे में किसको पता है? तन्वी ने कहा, किसी को नहीं। रिया ने ढूंढना शुरू किया और तन्वी से भी कहा कि अगर उसे कुछ भी अजीब दिखे तो वो बताए। दोनों ने लगभग 10 मिनट खोजा होगा कि रिया ने अलमारी के नीचे के निशान देखे। ऐसा लग रहा था जैसे अलमारी को थोड़ा खिसकाया गया है। रिया ने भी अलमारी को थोड़ा खिसकाया और देखा कि पीछे एक लैपटॉप बैग छुपाया गया था। उस बैग में से लैपटॉप निकाला तो उसके कीपैड पर एक पर्ची चिपकी हुई थी जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। रिया ने लैपटॉप ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। लैपटॉप ऑन होने और गलत पासवर्ड डालने पर उसमें से एक आवाज आने लगी, जैसे लैपटॉप कोई सिग्नल भेज रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसी नंबर को डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद किसी ने फोन उठाया। हेलो, मैं इंस्पेक्टर रिया। के सामने वाले ने फोन काट दिया। रिया को समझ आ गया था कि कुछ होने वाला है। उसने अगला कॉल पुलिस स्टेशन में किया और बैकअप मंगवाया, लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि आसानी से बैकअप आ नहीं सकता था। तन्वी और रिया दोनों को अब वापस अपने अपने घर जाना था।
तन्वी को तो किसी तरह से रिया ने अपने घर तक छोड़ दिया, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश में जहां सड़कों में पानी भर गया है और आगे का रास्ता तक नहीं दिख रहा है, वहां ऑटो ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो अपने फोन से ऑटो बुक करने लगी, लेकिन उसे भी पता था कि इस वक्त कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद उसने थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बारे में सोचा। बारिश इतनी ज्यादा थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके हाथ में अब वही लैपटॉप बैग था जिसे वो पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी। आगे थोड़ी दूर पर चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया। पानी ज्यादा भरे होने के कारण उसे वो पत्थर दिखा नहीं। लंगड़ाते हुए वो पास के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसने लैपटॉप वाले बैग को कसकर पकड़ा हुआ था कि किसी तरह से वो भीग न जाए। तभी उसे दूर से एक ऑटो आता दिखाई दिया। ऑटो उसी तरफ आ रहा था। रिया ने उसे हाथ देकर रोका। ऑटो वाले ने पहले तो हाथ दिखाकर मना किया, लेकिन फिर भी उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे बैठने को कहा। रिया को थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि कम से कम ऑटो तो मिला। सड़क पूरी तरह से भरी हुई थी और ऑटो बमुश्किल आगे बढ़ पा रहा था, लेकिन इतनी सुनसान सड़क पर ऑटो आया कहां से? रिया, जो थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, एकदम से चौंकन्ना हो गई। उसने ऑटो वाले की ओर देखने की कोशिश की और बैक मिरर में खूंखार आंखें दिखीं। रिया समझ गई कि ये ऑटो इतनी रात में उसका काम तमाम करने ही आया है। रिया को तन्वी की बात याद आई। पहली पूछताछ में तन्वी ने कहा था कि सौरभ गायब होने के कुछ दिन पहले बहुत अजीब हो गया था। उसने कहा था कि उसने ऐसे सवाल पूछ लिए थे जो नहीं पूछने चाहिए थे। रिया ने ऑटो से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने उसी समय उसकी आंखों में कुछ डाल दिया। पानी की वजह से ऑटो तेज तो नहीं चल रहा था, लेकिन आंखों में पेपर स्प्रे जैसा कुछ चले जाने के कारण रिया ऑटो से बाहर नहीं जा पा रही थी। ऑटो वाला बोला, तूने वो सवाल पूछ लिए जो नहीं पूछने थे। अपनी नाक अपने चेहरे पर ही रखती, किसी और के मामले में क्यों घसाई? सौरभ ने भी यही किया था, देखा उसका क्या हाल हुआ। ऑटो वाला ऑटो चलाया जा रहा था और रिया खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, ऑटो वाले ने कहा ही था कि अचानक रिया ने खुद को संभालकर ऑटो वाले के हाथ में चाकू मार दिया। रिया भले ही अपनी सर्विस रिवॉल्वर नहीं ले जा सकी, लेकिन रिया हमेशा अपने साथ चाकू रखती थी। जब ऑटो वाले का ध्यान नहीं था, तब रिया ने अपने बैग से चाकू निकालकर उसे मार दिया। ऑटो एकदम से डिसबैलेंस होकर लड़खड़ाया और फिर पलट गया। रिया और वो आदमी दोनों को चोट आई थी। अभी भी रिया की आंखों से धुंधला ही दिख रहा था। रिया बाहर निकली और वो आदमी भी बाहर आया और उसने रिया पर हावी होने की कोशिश की और इसी उधेड़-बुन में वो लैपटॉप बैग रिया के हाथ से गिर गया। पानी में कहीं खो जाने के कारण वो आदमी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसका फायदा उठाकर रिया ने उस पर पीछे से वार किया। पहले पीठ पर चाकू की खरोंच और फिर पैर अड़ाकर गिरा लेना। वो आदमी संभल पाता उससे पहले ही रिया उस पर हावी हो चुकी थी। रिया ने किसी तरह से उस आदमी को पकड़ा और तभी पीछे से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी थी। रिया ने जो बैकअप के लिए कॉल किया था वो आ गया था। रिया अपनी जगह पर नहीं थी तो उन लोगों ने उसका फोन ट्रैक करना शुरू कर दिया था। 3 दिन बाद उस इंसान का कच्चा चिट्ठा निकाला गया। रिया ने जो लैपटॉप रिकवर किया था उसकी रिपोर्ट भी साइबर सेल से आ गई थी। दरअसल सौरभ की फर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर काम करती थी और वहां एक बहुत बड़े स्कैम का पता सौरभ ने लगा लिया था। उसे लॉग्स में कई करोड़ की धांधली के बारे में पता चल गया था। इसमें बेंगलोर के एक एमएलए नरेश रेड्डी भी शामिल थे। इतना हाई प्रोफाइल केस था। सौरभ ने अपने बॉस कबीर शेखावत से इसका जिक्र किया था और इसका सारा लॉग अपने लैपटॉप में रखा था। सौरभ को पता नहीं था कि बॉस भी इसमें शामिल था। सौरभ की बात एमएलए तक पहुंच गई थी। जिस दिन सौरभ ऑफिस से गायब हुआ, उसी दिन उसे मारकर चामुंडी हिल्स के पास दफना दिया गया था। उन लोगों ने सौरभ का कमरा पूरी तरह से छान लिया था, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिले थे। हालांकि सौरभ उनकी सोच से ज्यादा अक्लमंद था, जिसने पहले ही एक किराए के घर में सारे सबूत रख दिए थे। रिया केस की रिपोर्ट शेयर करने के लिए आखिरी बार तन्वी से मिली थी। उसने तन्वी को बताया था कि कैसे सौरभ ने जाते जाते भी अपने देश के लिए बड़ा काम किया था, करोड़ों का स्कैम पकड़ा था। केस को खत्म करने के बाद ऑर्डर ना मानने के लिए रिया का ट्रांसफर भी हो गया था। रिया एक बार फिर से अपने बैग्स पैक करके आगे चल दी थी। एक बार फिर फोन की घंटी बजी थी। बस स्टैंड की ओर जाते जाते रिया ने अपनी मां का फोन उठा ही लिया था। रिया चल दी थी अपनी नई मंजिल की ओर। वो खुश थी कि कम से कम अब सौरभ को इंसाफ दिलाकर ही जा रही है।